हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और रिसेंटली इंडिया ने OneWeb जो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है उसके 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करके रशिया को स्पेस सेक्टर में रिप्लेस कर दिया। एंड व्हाट्स मोर सरप्राइजिंग कि उन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च सिर्फ और सिर्फ 72 दिनों में करके दिखाया, वो भी तब जब उनके पास इतनी पेलोड कैपेसिटी का रॉकेट भी अवेलेबल नहीं था। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये डील के लिए इसरो के साथ कंपीट कर रहे थे दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसीज जैसे जापान का JAXA, नासा, रशिया का रोसकॉस्मोस, चाइना का CNSA और फाइनली SpaceX भी। लेकिन ऑफ कोर्स अंत में इस मिशन की पूरी जिम्मेदारी OneWeb ने इसरो को ही दी। और ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको भी इसरो के काबिल तारीफ अचीवमेंट्स के बारे में पता चले। दरअसल OneWeb ऑलरेडी एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ पोल्स के कुछ लिमिटेड कस्टमर्स यानी सिंपली उनके बीटा टेस्टिंग कस्टमर्स के जरिए अपने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को टेस्ट कर रहा है। लेकिन सिर्फ दोनों पोल्स पर कनेक्शन प्रोवाइड करना OneWeb का मेन गोल नहीं था। उसका मेन मकसद था इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट की तरह वर्ल्ड वाइड अपना ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का जाल बिछाना। इन शॉर्ट, इलॉन मस्क को एक कांटे की टक्कर देना। और इसके लिए उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा 648 LEO सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन बनाने का तय किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोविड की शुरुआत हो गई, जिसके चलते कंपनी को भारी लॉस हुआ, कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर आ गई और इस सब के चलते मिशन रद्द ही होने वाला था कि लकीली यूके गवर्नमेंट और एयरटेल की पेरेंट कंपनी भारती एंटरप्राइजेस ने OneWeb के सैटेलाइट मिशन में इन्वेस्ट करके OneWeb के मिशन को डूबने से बचा लिया। इसके बाद उम्मीद की किरण जब दिखने लगी तब कई सारे कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आज इसका इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा दिखता है। भारतीय एंटरप्राइजेस 30%, यूटिसलात 22.9%, यूके गवर्नमेंट 17.6%, सॉफ्टबैंक 17.6%, हानवा 8.8%, ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स एंड अदर 3.1%। इन इन्वेस्टमेंट्स के बाद दोबारा से इस मिशन की फुल फ्लेज तरीके से शुरुआत हुई। उन्होंने 648 सैटेलाइट्स की फ्लीट डेवलप की और उसे लॉन्च करने के लिए रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के पास गए, क्योंकि उस वक्त रशियन रॉकेट्स सोयूज और प्रोटॉन काफी रिलायबल थे। यहां तक कि नासा के साइंटिस्ट भी ISS प्रोग्राम कंडक्ट करने के वक्त अपने एस्ट्रोनॉट्स को इन्हीं रॉकेट से भेजा करते थे। सो डील फाइनलाइज हुई एंड फाइनली मिशन की शुरुआत हो गई। रशिया ने अपने सोयूज रॉकेट की मदद से OneWeb के 428 सैटेलाइट्स 13 फेजेस में सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया। लेकिन फिर आई एक नई मुसीबत, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसने OneWeb का गेम ही पूरा पलट दिया। दरअसल यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण पूरी दुनिया ने रशिया को एक तरह से आइसोलेट कर दिया था। उनके बैंक्स को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट से बैन कर दिया। रशियन सेंट्रल बैंक के $630 मिलियन वर्थ के रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया और ऐसे कई सारे सैंक्शंस रशिया पर थोप दिए गए। और रिटेलिएशन में रशिया ने भी हर वेस्टर्न कंट्री से बदला लेना शुरू कर दिया। रोसकॉस्मोस के हेड डिमिट्री रोगोजिन ने तो सबसे पहले ISS से अपनी साझेदारी हटाई और SpaceX के फाउंडर इलॉन मस्क को यूक्रेन को नेटवर्क कनेक्टिविटी देने से वार्न किया, जानलेवा धमकी भी दी। और वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने OneWeb के सामने कई अनरियलिस्टिक डिमांड्स रखे, जिसकी यूके का जो स्टेक OneWeb में इन्वॉल्व था वो रशिया को अब अपने नाम पर चाहिए था। एंड टू टॉप ऑल इट अप, उनके सामने ये भी शर्त रखी गई कि वो उनके सैटेलाइट्स लॉन्च तो करेंगे, लेकिन OneWeb को गारंटी देनी होगी कि वो उसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पसेस के लिए रशिया के खिलाफ नहीं करेंगे। फिर क्या था, ऑब्वियसली OneWeb ने ये सारी डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया और स्केड्यूल लॉन्च को कैंसिल करवा दिया। अब इस बात से गुस्सा होकर रशिया ने OneWeb के सभी सैटेलाइट्स को देने से इनकार कर दिया और उसके साथ ही डील के पैसे देने से भी मना कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को $239 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। काफी नेगोशिएशंस करने के बाद भी रशिया अपनी डिमांडों से टस से मस नहीं हुआ और OneWeb समझ गया था कि रशिया से सैटेलाइट्स मिलने के चांसेस अब ना के बराबर है और इसीलिए उन्होंने उस बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया और मिशन कंप्लीशन के लिए दूसरे ऑप्शंस पर फोकस करना शुरू कर दिया। एंड हियर कम्स इंडिया इनटू द पिक्चर। सो OneWeb ने अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए बाकी स्पेस एजेंसीज के साथ हाथ मिलाने का सोचा, लेकिन उस वक्त एरियान स्पेस के कमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स एरियान 5 और एटलस 5 ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे। बचे हुए एरियान 6 और नासा के न्यू ग्लेन, वल्कन और सेंटोर अमेजॉन के प्रोजेक्ट क्वेपर के लिए स्केड्यूल
शेड्यूल थे और इसीलिए उन्होंने एशियन एजेंसीज की ओर देखना शुरू कर दिया, लेकिन वहां भी उन्हें कोई खास मदद नहीं मिला। जापान का H-2A रॉकेट पेलोड कैपेसिटी काफी कम होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। चाइना की लॉन्ग मार्च रॉकेट फैमिली को तो वैसे भी सैटेलाइट प्रोवाइडर्स अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि रिसेंटली चाइना के कुछ सैटेलाइट्स के गिरने की खबर आई थी और साथ ही उनके जीरो कोविड पॉलिसी के चलते ऑलरेडी सारी चीजें ठप पड़ चुकी थी। अब OneWeb के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक उसके खुद के कॉम्पिटिटर इलॉन मस्क से मदद लेना और दूसरा इसरो। लेकिन उन्होंने यहाँ पर पहला रास्ता चुना। लकीली कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी मस्क ने OneWeb की डील एक्सेप्ट कर ली और 120 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च भी किया। पर क्योंकि OneWeb ने ऑलरेडी रशिया और उसके बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के चलते अपने 8 महीने बर्बाद कर दिए थे, तब उन्होंने ये सोचा कि इस प्रोजेक्ट में और देरी ना दिखाकर इसरो से भी मदद ली जाए। और इसके पीछे मेनली दो रीजंस थे। पहला, इसरो का कॉस्ट इफेक्टिव बजट और दूसरा इसरो का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी इन परफॉर्मेंस। क्योंकि जहां पर बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज मार्स मिशन पर लाखों करोड़ों खर्च करके भी खाली हाथ वापस आ रहे थे, वहीं पर इसरो इकलौती ऐसी स्पेस एजेंसी थी जिसने मार्स मिशन सिर्फ 8 रुपए प्रति किलोमीटर के खर्चे में 1 गो में पूरा किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो ने 104 सैटेलाइट्स, जिसमें से 96 सैटेलाइट्स तो सिर्फ यूएसए के ही थे, उन्हें एक साथ लॉन्च करके एक रिकॉर्ड बनाते हुए उन्हें अलग अलग ट्रैजेक्टरीज में भी सक्सेसफुली उनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में प्लेस करवाया था। यानी इसरो वाज सिंपली द मोस्ट अंडरस्टेटेड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। पर जैसे ही OneWeb ने इसरो के सामने डील का हाथ बढ़ाया, इसरो हिचकिचाने लगा। उनका कहना था कि उनके पास ऐसा एक भी रॉकेट नहीं है जिसकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा हो। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए इसरो को यह टास्क किसी भी हालत में पूरा करने के लिए डायरेक्ट किया। और इस मोटिवेशन के बाद फाइनली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है, उन्होंने OneWeb के साथ एक डील साइन कर दी। इसके बाद डील साइन करने के सिर्फ 72 डेज में इसरो ने उनके स्पेसिफिकेशन को सैटिस्फाई करने वाले 2 लॉन्च व्हीकल्स एस्टैब्लिश किए बाय द नेम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3। बेसिकली LVM-3 एक 3 स्टेज रॉकेट है, जिसमें फर्स्ट स्टेज है S-200 का। इस स्टेज में मेनली सॉलिड प्रोपेलेंट को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सॉलिड प्रोपेलेंट एक लार्ज अमाउंट ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है जो रॉकेट को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करने में मदद करता है। साथ ही सॉलिड प्रोपेलेंट को बार बार रेफ्रिजरेट या इंसुलेट भी नहीं करना पड़ता, मतलब पैसे और फ्यूल दोनों की बचत। ये स्टेज लॉन्च के 137 सेकेंड्स बाद में रॉकेट से डिटैच हो जाता है और इस पॉइंट के बाद सेकेंड स्टेज which is L110 स्टेज रॉकेट प्रोपल्शन को टेक ओवर करता है, जिसमें 2 लिक्विड प्रोपेलेंट्स इस्तेमाल होते हैं, अनसिमेट्रिकल डाइमीथाइल हाइड्रोजीन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। ये स्टेज LVM-3 का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जो रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जहां सॉलिड प्रोपेलेंट के इग्निशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लिक्विड स्टेज के केस में साइंटिस्ट प्रोपेलेंट फ्लो को मॉनिटर और थ्रस्ट के मैग्नीट्यूड को बैलेंस करके रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्टेज के पूरी तरीके से इग्नाइट होते ही ये स्टेज भी डिटैच हो जाता है और रॉकेट का थर्ड और फाइनल स्टेज C-25 किक इन हो जाता है। इस स्टेज में 25 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, जो 4000 टन तक का पेलोड जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में पहुंचा सकता है और 8000 टन तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट तक। इस रॉकेट की मदद से इसरो ने OneWeb इंडिया 2 मिशन को 2 फेजेस में कंप्लीट किया। पहला फेज 22 अक्टूबर 2022 को कंप्लीट हुआ, जिसमें इसरो ने फर्स्ट 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और फिर 26 मार्च 2023 को बचे हुए 36 सैटेलाइट्स को LEO में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद फाइनली OneWeb के 618 सैटेलाइट्स आज के तारीख में LEO में ऑर्बिट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द बचे हुए 30 सैटेलाइट्स भी SpaceX के थ्रू लॉन्च होने वाले। एंड एज यू ऑल नो, OneWeb के हाईएस्ट स्टेक होल्डर है भारतीय एंटरप्राइज, जिसका नेटवर्क ब्रांच है एयरटेल। तो इस सक्सेसफुल लॉन्च के बाद OneWeb ने ये कमिट किया है कि वो 2023 के एंड तक पूरे इंडिया में हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। और इस सिस्टम की फंक्शनिंग कुछ इस तरह होगी कि 648 सैटेलाइट्स का झुंड हमेशा 12 सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिटल प्लेन्स में लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहेगा। फ्लीट की हर सैटेलाइट की साइज एक वॉशिंग मशीन जितनी है और अपने सेट बीम्स की मदद से करीब
अलास्का जितना बड़ा एरिया को कवर करती है। अब इससे होगा ये कि यूजर का सिग्नल एक कॉम्पैक्ट साइज टर्मिनल पर रिसीव होगा, जो उस डेटा को एनक्रिप्ट करके हाई स्पीड से ऊपर ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट फ्लीट को भेजेगा और फिर सैटेलाइट फ्लीट दोबारा ये सिग्नल बीम करेगी अर्थ पे नजदीकी नेटवर्क पोर्टल की तरफ, और ये पूरा प्रोसेस होगा सिर्फ 1/10 सेकेंड में, क्योंकि एलियो सैटेलाइट्स 1200 किलोमीटर की रेंज यानी जियो सैटेलाइट्स के मुकाबले 30 गुना कम डिस्टेंस पर काम करती है। और इसी वजह से फ्रेंड्स, जियो सैटेलाइट्स की लेटेंसी है 560 ms, वहीं पर लियो सैटेलाइट्स की लेटेंसी है 5200 ms। यानी इस वन वेब के लॉन्च होते ही हम हाई स्पीड इंटरनेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये सब देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि वन वेब वर्ल्ड वाइड कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला पहला सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनेगा, क्योंकि हाल ही में आए कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन की ज्यादातर सैटेलाइट्स एक एक करके पृथ्वी पर गिर रही है। अब ये आपके और मेरे जैसे पृथ्वी वासियों के लिए भी बहुत ही डेंजरस है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आ रही है ये टेक्निकल खराबियां, और इलॉन मस्क को अपने गिरते क्रेडिबिलिटी का सामना कैसे करना पड़ रहा है? अगर आपको ये सब जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैंने डिटेल में इस पूरी स्टोरी को कवर किया है, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर इस वीडियो को देखकर आपको भी इसरो के अचीवमेंट्स के लिए प्राउड फील होता है तो एक लाइक जरूर ठोकना, और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी देखते रहने मिलेगा। See you next time, friends. As always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind.